नमस्कार, वीक 5 के मॉड्यूल 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स जिनको हमें इंटरनेट का उपयोग करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस क्या होता है और कुछ बेसिक ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिक्योरिटी फीचर्स जो कि इंटरनेट से रिलेटेड हैं। उसमें हम जानेंगे कि इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी को क्या क्या थ्रेट्स होते हैं और उन थ्रेट्स से हम किन बातों का ध्यान रखकर उन थ्रेट से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि जब आप अपना ईमेल लॉगिन करते हैं या ईमेल को पढ़ रहे होते हैं या इंटरनेट पे कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं या किसी वेबसाइट को देख रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स ध्यान में रखने चाहिए जिससे कि आप अपने आप को सेफ और सिक्योर कर सके। उन्हीं सब बेसिक बातों की चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है। इंटरनेट सिक्योरिटी कुछ ऐसे सिक्योरिटी टेक्टिक्स हैं जिनको यूज करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को सेफ कर सकते हैं। कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जिनसे हमें नुकसान हो सकता है इंटरनेट पर उनसे। तो इंटरनेट पर जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उस वक्त हमें प्रोटेक्ट करते हैं ये सिक्योरिटी टेक्टिक्स। क्या ऐसे थ्रेट्स हैं जिनसे हमें नुकसान हो सकता है इंटरनेट पे? आइए देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल एड्रेस या वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जा सकता है और अपने फायदे के लिए हैकर्स उसको यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देते हैं, इनफैक्ट उसको पूरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं और आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा भी सकते हैं, पूरी तरीके से डैमेज भी कर सकते हैं। या फिर आपकी आइडेंटिटी को चुरा लिया जाता है हैकर्स के द्वारा, जिसमें आपका पर्सनल डेटा हो सकता है जैसे कि बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका ईमेल पासवर्ड। इस तरीके की कुछ आइडेंटिटी को चुरा कर आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये वो थ्रेट्स हैं जिनसे कुछ सिक्योरिटी टेक्टिक्स को यूज करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं ये थ्रेट्स और क्या है। इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स के टाइप्स: कंप्यूटर वॉर्म, मालवेयर, फिशिंग, स्पैम। ये इस तरह के कुछ थ्रेट्स हैं जो कि आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे जब आप ईमेल खोलते हैं तो आपने आपके स्पैम वाला जो भी बॉक्स होता है ईमेल में, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कुछ मेल्स दिखाई दे सकते हैं जिनको अगर आप ओपन करेंगे और उसमें इस तरह के कुछ लिंक हो सकते हैं जिनको क्लिक करने पर ये कंप्यूटर वॉर्म जो कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है वो डाउनलोड हो जाएगा और आपके सिस्टम को वो पूरी तरीके से नष्ट कर देगा या फिर आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाएगा। इसी तरीके से ये मालवेयर हैं, ये सस्पिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम से आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं। फिशिंग एक्टिविटी, ये भी एक बहुत ही खतरनाक इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट है। फिशिंग एक्टिविटी में आपको इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि जो भी आपको सेंड कर रहे हैं वो कोई बैंक है या फिर कोई आपके नोन है। इस तरीके से वो आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। इसलिए हमें राइट इंटरनेट सिक्योरिटी टेक्टिक्स का यूज करना बहुत जरूरी है। क्या क्या वो टेक्टिक्स हो सकती हैं? सबसे पहले हमें ब्राउजर का सिलेक्शन करना होगा। वैसे तो सारे ब्राउजर के अपने अपने सिक्योरिटी फीचर्स हैं, फिर भी आप अपने उपयोग के हिसाब से एक सही ब्राउजर का चयन कर लें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि आप ईमेल में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन से केवल पासवर्ड ही नहीं, पासवर्ड मान लीजिए आपका चुरा भी लिया जाता है तो आपका मोबाइल नंबर या आपका रिकवरी मेल जो है उस पर जब तक आप उस पर यस नहीं करेंगे तब तक आपका ईमेल लॉगिन नहीं होगा। इसलिए हमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहिए। मेल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। मेल सिक्योरिटी में आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन के साथ साथ कोई भी मेल आए उसमें जो भी लिंक होते हैं, अगर आपको उनमें कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो हमें किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए, विशेष तौर पर ऐसी फाइल जिनका एक्सटेंशन .exe हो।
प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के बीच में फायरवॉल का यूज कर लेना चाहिए, जिससे कि कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी को रोका जा सके। कुछ कॉमन टिप्स जिनको हमें ध्यान में रखना है जब हम इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन अकाउंट जो भी आपके हैं उनके पासवर्ड को हमें एटलीस्ट एवरी 2 मंथ में चेंज कर लेना चाहिए। हमें अपने अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखने चाहिए। अगर हम एक ही पासवर्ड रखेंगे, मान लीजिए अगर वो आपका पासवर्ड चुरा लिया जाता है या फिर हैक कर लिया जाता है, तो आपके सभी अकाउंट्स वो ओपन कर सकते हैं और आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अपने अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि अननोन सोर्स से आपके पास कोई अटैचमेंट या कोई लिंक आया है, तो वो लिंक सस्पिशियस हो सकता है। उस लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है जब तक कि आपको उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं हो। HTTPS जो वेबसाइट्स हैं, उन्हीं को केवल आपको ओपन करना है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, उस वेबसाइट को देखते हैं, तो एड्रेस बार में आप चेक कर लीजिए कि क्या उस वेबसाइट का एड्रेस HTTPS से शुरू हो रहा है, क्योंकि जो HTTPS से शुरू हो रहा है वो वहाँ पर आपको एक सिक्योर पैडलॉक भी दिखाई देगा। अगर वो HTTPS से शुरू हो रहा है और एक सिक्योर पैडलॉक आपको दिखाई दे रहा है एड्रेस बार में, तभी हमें उस वेबसाइट को ओपन करना चाहिए, अदरवाइज हमें ओपन नहीं करना चाहिए। HTTPS वेबसाइट का मतलब होता है कि उस वेबसाइट के सारे वेब पेजेस इंक्रिप्टेड हैं और उस वेबसाइट को अगर आप देखते हैं तो आपको उससे कोई नुकसान होने का चांस नहीं है। आपको पासवर्ड चेकअप रेगुलर बेसिस पे लगा लेना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिंक दिया है, जिसको जो भी जीमेल अकाउंट आपने अपने सिस्टम में लॉगिन कर रखा है, उस अकाउंट के पासवर्ड को या फिर जो ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, उस ब्राउजर में आप कुछ भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को जब भी आप ओपन करेंगे, तो वहाँ पे हर एक वेबसाइट के लिए या हर एक ऐप या सॉफ्टवेयर के लिए आप अलग से लॉगिन करते हैं और वहाँ पर अपने पासवर्ड्स रखते हैं। तो पासवर्ड चेकअप जो है, उससे आप समझ पाएंगे कि आपका सिक्योरिटी जो सेक्शन है, आपका जो सिक्योरिटी जो आपने कर रखी है, वो पर्याप्त है या फिर नहीं है। आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेकअप कर सकते हैं। ये लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रोम पर आपने जिस भी अपने जीमेल को भी लॉगिन कर रखा है, उस मेल से रिलेटेड पासवर्ड चेकअप यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर आप पासवर्ड चेकअप में जाकर आप इसकी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सेव्ड पासवर्ड आपके हैं, उनका सिक्योरिटी कैसा है, वो सही पासवर्ड है या फिर वो वीक पासवर्ड है। इसके अलावा आप यहाँ पे सेटिंग में जाकर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने अपने पासवर्ड के लिए क्या क्या सेटिंग्स की हुई हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑटो टू सेव पासवर्ड को ऑन किया हुआ है, यानी कि इनेबल किया हुआ है। ऐसा करने पर जब भी मैं किसी वेबसाइट में लॉगिन करती हूँ या फिर पासवर्ड डालकर मैं उसमें, जैसे ही मैंने उसमें लॉगिन किया, मुझे ऑफर आता है कि क्या आप इस वेबसाइट के लिए अपने सिस्टम में, अपने ब्राउजर पे पासवर्ड सेव करके रखना चाहती हैं। यहाँ पर ऑटो साइन इन का ऑप्शन भी है, जिसे मैंने इनेबल किया हुआ है। हम इसे डिसेबल भी कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस से। अगर आपका सेव पासवर्ड कहीं पर भी ऑनलाइन मिलता है, तो आपको पासवर्ड अलर्ट आ जाएगा गूगल की तरफ से। इसको भी मैंने इनेबल किया हुआ है, इसको आपको इनेबल रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जितने भी वेबसाइट्स को मैंने डिक्लाइन करा हुआ अपना पासवर्ड सेव करने के लिए, उन सब की लिस्ट यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से आपको जैसे ही आप अपना सेटिंग्स में जाएंगे, अपना पासवर्ड चेकअप करेंगे, तो आपको आपके पासवर्ड से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना आपका पासवर्ड सही है या फिर आपका पासवर्ड वीक है, जिसे इजीली हैक किया जा सकता है। इसी तरीके से हम अपने सिक्योरिटी चेकअप भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेकअप ऑप्शन पे जैसे ही ये देखिए, ये लिंक है इसके लिए myaccount.google.com सिक्योरिटी। जैसे ही हम इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आपको ये स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है नो रिकमेंडेड एक्शन फाउंड। अगर कोई भी सिक्योरिटी इशू होता तो यहाँ पर वो लिस्ट हो जाता।
ठीक है। कोई भी सस्पिशियस अगर मेरे अकाउंट को एक्सेस किया जाता कहीं पर भी, तो गूगल यहाँ पे वो चीज नोटिफाई कर देता है। जैसे 4 साइंड इन डिवाइसेस हैं, अभी जो मेरा अकाउंट लॉगिन है वो 4 डिवाइसेस पे लॉगिन है, ये मुझे पता है। आप इसको चेक कर लें कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने केवल एक ही डिवाइस पे लॉगिन करा है और यहाँ पर आपको 2, 3 या 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो आप इमीडिएटली अपना पासवर्ड चेंज कर लें। इसी तरीके से सिक्योरिटी एक्टिविटी कब हुई, दैट मीन्स अननेसेसरी पासवर्ड्स डाल कर उसको चेक करने की कोशिश की गई है आपके मेल को, तो इस तरह की एक्टिविटी अगर आपकी होती है तो आपको यहाँ पे वो पता चल जाएगी। यहाँ पर साइन इन और रिकवरी के लिए मैंने 3 वेरिफिकेशन मेथड्स यूज किए हुए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्सेस जो है वो मैंने 3 एप्स हैं जिनको मैंने अलाउ कर रखा है। वो 3 एप्स जो ये एप्स हैं, तो अगर आपको लगता है कि किसी ऐप पे आपको पूरे तरीके से बिलीव है तो आप उनको अपने डेटा का एक्सेस दे सकते हैं, अदरवाइज आपको उनको डिक्लाइन कर देना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर सेव्ड पासवर्ड जो है वो मेरे कौन से साइट पे है, तो ये यहाँ पर आपको जैसे ही हम पासवर्ड चेकअप में जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको भी प्रीवियसली बताया, तो यहाँ पर क्लिक करने पे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो सेव्ड पासवर्ड हैं वो कौन से साइट या ऐप पे हैं। तो इस तरीके से हम अपने वेब ब्राउजर पे या अपने ईमेल पे सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। आइए अब देखते हैं ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस कुछ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी को यूज करके गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है या फिर इंटरेक्शन करती है बिजनेस एंटरप्राइजेस के साथ में, या कम्युनिकेशन या एक्सचेंज कर सकती है इंफॉर्मेशन का बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और ये सभी काम स्पीडी और कन्वीनियंट मैनर में हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी सिस्टम की बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेसिकली ई गवर्नेंस कुछ आईसीटी टूल्स को यूज करते हुए गवर्नमेंट जब अपनी सर्विसेज को अपने सिटीजन्स या बिजनेस एंटरप्राइजेस या अपने ही खुद की ही डिफरेंट एजेंसीज के बीच में जब इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है तो उसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। कुछ बेसिक ई गवर्नेंस के बारे में देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने काम के लिए उनको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले माई गव जो है वो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करने के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ पर आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि ये जो पोर्टल है वो किस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिटीजन्स के साथ में डिस्कस हो सकता है, पोल्स हो सकते हैं, ब्लॉग लिखा जा सकता है, बात हो सकती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज इसके ऊपर फॉलो हो रही हैं। तो दिस इज अ गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट इज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यह जो पोर्टल है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एंड टू एंड डिस्बर्समेंट होगा स्कॉलरशिप का जो भी बेनिफिशरीज हैं उनके साथ में। तो ये जो पोर्टल है ये बहुत ही बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, अप्रूवल और डिसबर्समेंट तक के सारे काम आपको एक पोर्टल पे मिल जाते हैं रिलेटेड टू स्कॉलरशिप। इसके अलावा यहाँ देखिए नेशनल ई लाइब्रेरी। ये जो लाइब्रेरी है ये डिपोजिटरी है, जितने भी रीडिंग और प्रिंटेड मटेरियल है इंडिया में जिनको प्रोड्यूस किया गया है या फिर जिनको फॉरेन में रिटर्न किया गया है या अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारे पब्लिश्ड डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये नेशनल ई लाइब्रेरी है। तो ये जो सर्विस है इसको आप अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी सर्विसेज हैं, यहाँ पे देखिए पासपोर्ट सेवा। ये जो पासपोर्ट सेवा है ये पासपोर्ट सर्विसेज दे रही है इंडिया में, जिसके थ्रू एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से सारी प्रोसेसिंग हो जाती है पासपोर्ट की। अगर पासपोर्ट डिलीवरी करने तक की सारी प्रोसेस इसको यूज करके हो जाती है। यहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि ये जो पोर्टल है या ये जो सर्विस है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है। So this is a good initiative of Government of India. Now e-court, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटेड केस फाइलिंग हो सकती है, ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, ऑटोमेटेड वर्कफ्लो फॉर कोर्ट। इसी तरीके के सारे ऑप्शंस के लिए ये ई गवर्नेंस सर्विस उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ई ग्रंथालय।
यह एक डिजिटल एजेंडा है जो कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग के लिए काम कर रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी यूज कर रही है। इसके अलावा और बहुत सारी ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं, आप इंटरनेट पे इसको एक्सप्लोर कर। ये देखते हैं राजस्थान गवर्नमेंट क्या ई गवर्नेंस को यूज करके अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर कर रही है। तो सबसे पहले आप देखिए ई बाजार, ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि राजस्थान ऑनलाइन स्टोर है, इस पे हैंडमेड बहुत सारी थिंग्स आपको मिल जाएंगी। राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल सिस्टम है। जो भी शिकायतें अगर किसी को भी सिस्टम से होती हैं तो वो यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। विभिन्न सरकारी विभागों में उन शिकायतों का निस्तारण एक समय सीमा में किया जाता है। यहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये जो ई गवर्नेंस सर्विस है, इसमें आप राजस्थान के ट्रैवल और टूरिज्म को समझ सकते हैं, इसको और एक्सप्लोर करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट ई गवर्नेंस सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट इज ई मित्रा। यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाती हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे ई मित्रा के द्वारा जो भी सर्विसेज सिटीजन्स को या फिर एंटरप्राइजेस को या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को या गवर्नमेंट की जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो भी सर्विसेज ई मित्रा के द्वारा दी जा रही हैं, वो सर्विसेज कुछ इस तरीके से हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं, वाटर बिल का पेमेंट कर सकते हैं, RSRTC बस में टिकट का रिजर्वेशन करा सकते हैं, बर्थ या फिर डेथ सर्टिफिकेट इश्यू के लिए, वेरियस ड्यूज फीस ऑफ जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पेमेंट कर सकते हैं। आप JDA के वेरियस ड्यूज और फी का पेमेंट कर सकते हैं। लैंड बिल्डिंग टैक्स डिपार्टमेंट के वेरियस ड्यूज और फी का पेमेंट कर सकते हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के वेरियस ड्यूज और फी का पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से लैंडलाइन बिल का भी पेमेंट यहाँ पे आप ई मित्र सर्विस को यूज करके कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय ई मित्र। जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने आपको बताई। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा सबसे पहले इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है, इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं और उन थ्रेट से बचने के लिए क्या क्या बेसिक बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमने देखा ई गवर्नेंस क्या है और ई गवर्नेंस की कुछ बेसिक सर्विसेज के बारे में हमने जाना। अभी के लिए बस इतना ही। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।